हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और पिछली क्लासेस में हम लोग भौतिक राशियां के बारे में पढ़ रहे थे ना। अब उसको हम लोग आगे यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे। ये भौतिक राशियां हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, ओके। इसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। अभी तक तो कुछ खास बातें हुई ही नहीं। अभी तक तो मैंने ये बातें बताई थी आपको और विज्ञान के बारे में बताई थी, बस नॉर्मल सा ज्ञान। अब यहां से मजेदार बातें शुरू होंगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझ में आने लगेगा। तो भौतिक राशियां के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि फिजिक्स में जितने टर्म्स, जितने नाम का हम लोग यूज करेंगे वो सब भौतिक राशियां होती है, ठीक। अब ये जो भौतिक राशियां होती है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके की होती है। कि जितने भी नाम है, जैसे कि मास है, जैसे कि द्रव्यमान यानी समय है, और आपका क्या कहते हैं लेंथ है यानी कि लंबाई है, उसके बाद आपका चाल है, स्पीड है यानी कि स्पीड, त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन। तो ये सब कुछ एक कैटेगरी में नहीं रहते, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भौतिक राशियां होती हैं फिजिक्स में, जितने भी शब्द, जितने भी नामों का हम लोग यूज करते हैं, ये इनकी दो कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी? दो कैटेगरी। उसी दो कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो भौतिक राशियां होती हैं ना, दो तरह की होती है, ओके। पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप लोगों को समझाता हूं। फिर से मैं यही कहूंगा कि 10 मिनट का समय दीजिए। 10 मिनट में ये कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में उतर जाएगा। ऐसा उतर जाएगा कि रात को 12 बजे भी कोई आपसे उठाकर पूछेगा तो आप आराम से इन सारी बातों का जवाब दोगे, ठीक है। 10 मिनट में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। इंग्लिश में हम लोग ऐसे कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल। फंडामेंटल जानते हो? फंडामेंटल मतलब बहुत शुरुआती, फंडामेंटल कहा जाता है। जैसे कभी सुना है ना, जन्म सिद्ध अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम इंग्लिश में रहती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते जाओगे यार। मैं भी तो यहाँ बहुत सारी इंग्लिश लिखता हूँ, तो इसीलिए लिखता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ आप लोग बढ़ो। तो भौतिक राशियां जो होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक आधारी राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। नाम से देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है। अच्छे बच्चे जो होते हैं नाम से समझ जाते हैं। आधारी राशियां हम उनको कहते हैं जो आधार हैं, और व्युत्पन्न यानी कि जिनका उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो जन्म लिए हैं। उत्पन्न होना यानी कि जन्म लेना। जैसे इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझो, ऐसे समझो थोड़ा। जैसे हमारे अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स इंग्लिश में क्या होते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई से लेकर एक्स वाई जेड तक, यही होता है ना अल्फाबेट्स। और इन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करके हम लोग तरह तरह के अलग अलग के शब्द बनाते हैं। जैसे हमें बनाना हो कैट, हमें क्या बनाना हो? कैट। तो हम क्या कहेंगे? हम लोग यहां से सी ए और टी लेंगे और कैट बना देंगे। हमें बनाना हो डॉग, तो हम यहां से डी लेंगे, ठीक है, ओ लेंगे और जी लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? डॉग बना देंगे। तो ये जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड हैं, ये एक प्रकार की आधार है। आधार यानी आधारी है ये। और ये जो जितने भी शब्द यहां पर बनते हैं, ये व्युत्पन्न वाले हैं, यानी कि इनका उत्पन्न किया गया है, हमने किया है, मैंने नहीं किया है। ये मत समझना कि मैंने इन सबको उत्पन्न किया है, मतलब हम लोगों ने किया है, हमारे इंसानों ने किया है, ठीक है ना। हाँ, कई बच्चे समझेंगे कि ये मास्टर ने किया है। तो ये सब कुछ व्युत्पन्न किया गया है, यानी ये सब कुछ बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? हम लोगों के द्वारा। लेकिन आधार किसको रखा गया है, मतलब किसका प्रयोग करके बनाया गया है? तो इन सारे अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक का ही प्रयोग करके बनाया गया है। बात समझ में आ रही है ना। सेम ऐसे ही जो आधारी राशियां होती हैं,
ये कुल टोटल 7 होती हैं। आधारी राशियां कितनी होती है? कुल टोटल 7 होती हैं। और इन्हीं 7 आधारी राशियों का प्रयोग करके बाकी की राशियां बनाई जाती हैं। यानी हम लोग फिजिक्स में जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें से 7 आधारी होती हैं और उन्हीं 7 का प्रयोग करके बाकी बनाए जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। पहले इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं, फिर मैं और अच्छे से समझाता हूं। पहले नोट कर लो 2 बातें, 1-2 बातें पहले नोट कर लो सभी लोग। अच्छा, तो यहां पे ए बी सी डी है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र है। लेकिन ये जो व्युत्पन्न वाली चीजें हैं, ये डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये अपना ए देगा, बी देगा, सी देगा, तभी तो इसका निर्माण होगा। जैसे हमें डॉग शब्द बनाना है, तो हम यहां से डी लेंगे, ओ लेंगे, जी लेंगे, तो डॉग बनाएंगे। यानी कि ये डॉग शब्द बनाना किस बात पर आश्रित है? इस बात पर आश्रित है, आधारी पर आश्रित है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो आधारी राशियां होती हैं, यह स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं ये? यह स्वतंत्र होती हैं। मतलब यह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यह किसी पर डिपेंड यानी कि आश्रित नहीं होती। आश्रित का मतलब होता है डिपेंड। देखो मैं इंग्लिश भी सिखा रहा हूं आप लोगों को, DEPEND, मतलब यह किसी पर डिपेंड नहीं होती, आश्रित नहीं होती। लेकिन यहां क्या लिखोगे? यह स्वतंत्र नहीं होती है, मतलब यह किसी पर आश्रित होती है। और किस पर आश्रित होती है? आधारी राशियों पर आश्रित होती है। तो लिख लो, यह स्वतंत्र नहीं होती है, यह आधारी राशियों पर आश्रित होती है। अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। यह आधारी राशियों पर आश्रित होती है। ठीक, यह स्वतंत्र नहीं होती है, यह आधारी राशियों पर आश्रित होती है। यह आधारी राशियों पर आश्रित होती है, और यह स्वतंत्र होती है, मतलब यह किसी पर आश्रित नहीं होती। ठीक है, इसके अब वो ये यहां पे लिख लो, कुल 7 आधारी राशियां होती हैं। कुल 7 आधारी राशियां होती हैं। वो कौन कौन से 7 हैं अभी मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। पहले इतना नोट कर लो, ठीक है? लिख रखा हो तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को रोककर इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुल 7 आधारी राशियां होती हैं। चलिए आगे आइए। तो सबसे पहले आधारी राशियां हेडिंग डालिए, आधारी राशियां हेडिंग डालिए, और ये बातें अब जरा नोट करते हुए लिखिए। इसको मैं नीचे कर देता हूं। अब यहां से जरा लिखना शुरू कीजिए। ये मैंने पहले से बना के रखा है, आप लोग भी ऐसे क्या कीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए आधारी राशियां यानी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक कॉलम बनाइए आधारी राशियां के लिए, एक ब्लॉक बनाइए आधारी राशियां के लिए, एक बनाइए मात्रक के लिए। मात्रक किसको कहते हैं भाई? मात्रक किसको कहते हैं? तो मात्रक यानी कि यूनिट, जो एसआई यूनिट है ना, उसी को मात्रक कहते हैं। और एक बनाइए संकेतकार। संकेतकार का मतलब होता है कि छोटे में सिंबल क्या होगा उसका। अभी मैं लिखवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो 7 आधारी राशियां यही होती हैं जो आपके सामने अभी दिख रहा है। ठीक है, पहला है लंबाई यानी कि लेंथ। तो लंबाई को किस चीज में नापते हैं? मीटर में। तो इसके नीचे मीटर लिख लीजिए, इसके सामने क्या लिख लीजिए? मीटर। और इसका संकेत यानी कि सिंबल क्या है? एम। अगर कहीं एम लिखा है यानी वो मीटर की बात हो रही है। दूसरा है द्रव्यमान यानी मास। तो मास को अभी हम लोगों ने पीछे देखा था ना,
किस चीज में हम लोग इसको नापते हैं? किलोग्राम, किलोग्राम, यानी कि इंग्लिश में ऐसे किलोग्राम। और छोटे में क्या लिखते हैं? सिंबल इसका संकेतकार केजी। तीसरा होता है समय, तीसरा समय यानी टाइम। इसको किस चीज में नापते हैं भाई? इसका जो यूनिट होता है क्या होता है? सेकंड। देखो समय हम लोग ज्यादा घंटा और मिनट में बताते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, वो सेकंड होता है। तो अगर कभी भी कहे कि भैया स्टैंडर्ड यूनिट में समय बताओ, तो सेकंड में ही बताना होगा। एस से लिखते हैं या SEC से भी लिखते हैं कई बार। चौथा है विद्युत धारा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th में इसको खूब पढ़ना है, क्लास 10th में आधा तो यही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट, ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इसको हम लोग एम्पियर में नापते हैं। अभी लिख लो, कई नाम आपके लिए नए हैं, मुझे मालूम है, हो सकता है आपको परेशानी हो रही हो, लेकिन आगे चल के ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी। एम्पियर को ए से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद ताप यानी तापमान, यानी कि टेम्परेचर। क्या भाई साहब? टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाय गर्मी, हाय गर्मी गाना सुना ना सभी लोगों ने? हाँ, तो वही टेम्परेचर, गर्मी को नापने के लिए टेम्परेचर जो है तापमान। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग कहते हैं केल्विन। केल्विन, केल्विन में नापते हैं। देखो वैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग जो नॉर्मली जो घरों में नापते हैं या हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है वो केल्विन होता है। अब समझ में आ रही है ना? वो क्या होता है? केल्विन। अभी आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे केल्विन से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में किस तरीके का रिलेशन होता है, कैसे बदला जा सकता है, ये भी आगे आएगा, डोंट वरी। तो केल्विन को हम लोग के से लिख देंगे। ये सारी चीजें तो आपको पढ़ ही लेना है। इसके अलावा ये जो दो नाम देख रहे हैं ना, ये दो नाम आपको ज्यादा ना समझ में आए तो चिंता मत करना, क्योंकि ये 11वीं में पढ़ना है। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। अगर मुझसे कोई बोले ना ज्योति तीव्रता क्या होता है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोई मुझसे बोले लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, तो मैं बता पाऊंगा। क्योंकि देखो आगे चल के ना मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में ही टर्म यूज होते हैं, हिंदी में बहुत कम होते हैं। कैंडेला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडेला। सीडी, सीडी प्लेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण, इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखा है भाई, याद कर लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये होता है मोल। याद आया? सभी लोगों ने केमिस्ट्री में मोल पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ाएंगे। ये हुआ आपके 7 आधारी राशियां। इस वीडियो को अभी रोक के अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और बातें समझा रहा हूं आपको, ठीक है? चलिए, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। अब आगे चलते हैं। तो ये जो आपने अभी 7 आधारी राशियां देखी, यही मेन है, यही 7 जो है सो मेन है। इन्हीं 7 का यूज करके बाकी की जो भौतिक की राशियां हैं वो बनाई जाती हैं। कैसे? अब समझो, अब समझो। आधारी राशियां हेडिंग डालकर आपने ये सातों लिख लिया, उसके सब मात्रक लिख लिए, संकेतकार लिख लिए। अब देखो, अब आगे आओ। अब यहां पर हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न,
राशियां, इसकी परिभाषा मैंने पहले ही बता दी कि जो आधारी राशियां पर डिपेंड होती हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी, DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज। आओ आगे आओ। अब ये क्या होती है? तो ये बातें तो मैंने बता दी कि ये जो होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आधारी राशियां से, मतलब आधारी राशियों की मदद से इनका निर्माण होता है। तो जरा एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगी बातें। देखो, समझो, जैसे हम लोग कोई एक राशि उठा लेते हैं, जैसे चाल यानी कि स्पीड। क्या होता है चाल? चाल होता है दूरी बटा समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना फॉर्मूला। तो अब देखो ये जो चाल है, क्या ये व्युत्पन्न राशि है कि नहीं? साफ साफ दिख रहा है यार ये व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि चाल जो होता है दूरी और समय से मिलकर बना है, मतलब दूरी बटा समय। और दूरी क्या है? लंबाई ही तो है। अरे दूरी हम नापते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? तो ऊपर आप देखो तो लंबाई है और नीचे तो समय है ही, नीचे समय है ही। तो लंबाई क्या है? आधारी राशि है। और समय क्या है? ये भी आधारी राशि है। तो दो, एक लंबाई लिया गया और एक समय लिया गया और चाल राशि बनाया गया। तो बात समझ में आ रही है ना? चाल एक व्युत्पन्न राशि है और किस किस चीज से मिलकर बना है? लंबाई और समय से। आगे आओ, एक और एग्जांपल देखो। जैसे त्वरण ले लो, त्वरण। त्वरण, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन, गाड़ी का एक्सेलरेशन, मोटरसाइकिल का हमने इतना एक्सेलरेट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सभी लोगों को मालूम होगा कि त्वरण जो होता है, त्वरण ये किसके बराबर होता है? वेग में परिवर्तन यानी चाल में परिवर्तन। ना समझ में आता हो तो कोई बात नहीं, अभी आगे ये मैं समझाऊंगा, लेकिन जिनको याद होगा वो अच्छे से समझ सकते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय, या समय में अंतराल, समय अंतराल कह सकते हो, अंतराल। यानी अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? वेग में परिवर्तन, यानी ऊपर वेग की बात हो रही है। वेग यानी चाल की बात। वेग और चाल एक ही जैसा होता है, यानी कि ये स्पीड और वेलोसिटी आप लोगों के लिए एक ही होता है। वेग मतलब वेलोसिटी और चाल यानी स्पीड। तो वेग बोलो या चाल बोलो, बात एक ही है। चाल परिवर्तन बोल दो या वेग का परिवर्तन बोल दो, वेग परिवर्तन बोलना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो वेग का परिवर्तन है ये क्या है? यानी ऊपर वेग है, ऊपर क्या है? वेग है, यानी चाल है। ऊपर क्या है? चाल है। तो ऊपर दूरी समय है। अरे वेग क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी कि ऊपर जो है दूरी समय है, या दूरी ना लिख के यहां विस्थापन भी लिख सकते हो। और नीचे समय है, समय अंतराल यानी कि समय। और दूरी लंबाई में नापी जाती है, और समय तो समय है ही और ये भी समय है। तो यानी कि अगर तुम देखो तो ऊपर दूरी है और नीचे जो है ये वाला समय नीचे आ जाएगा। तो यानी कि नीचे दो समय हो गया, समय गुना समय, समय गुना समय, यानी कि दूरी बटा समय गुना समय। यानी कि जो ये त्वरण है ये भी आधारी राशियों से मिलकर बना है, एक लंबाई और दो समय से। लंबाई ऊपर और नीचे दो समय, इन तीन चीजों से मिलकर त्वरण बना है। तो यानी ये भी उत्पन्न हुआ ना, ये बना है, इसका उत्पन्न हुआ है। और किससे उत्पन्न हुआ है? एक लंबाई और दो समय से। इसीलिए अगर आप लोगों ने त्वरण
त्वरण अगर देखा होगा तो हम लोग कहते हैं कि त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। मतलब त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर दूरी यानी लंबाई है जिसको हम लोग मीटर में नापते हैं, और नीचे समय है, दो समय है, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। इसीलिए कहा जाता है कि त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है। जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में नापते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर लंबाई है और नीचे समय है, तो लंबाई मीटर हो गया और समय सेकंड हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कहते हैं ना। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर लंबाई है, नीचे समय है, तो ऊपर लंबाई का मीटर और समय का सेकंड नीचे। तो ये चीज भी अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे मात्रक निकालना है, कैसे परिभाषा, ये सब कुछ सीखेंगे यार, टेंशन मत लो। ये बातें किसी को अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी तो चिंता मत करना, आगे ये क्लियर हो जाएगी और अच्छे से, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां में बस ये समझ लो, बाकी अब हम लोग व्युत्पन्न राशियां ही पढ़ने वाले हैं। सात आधारी राशियां तो खत्म हो गई, अब व्युत्पन्न राशियां एक एक उठाएंगे, परिभाषा करेंगे, उसके मात्रा को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो भी करना है करते रहेंगे। अच्छा देखो, वैसे दो राशियां और होती हैं जिनका निर्माण बाद में हुआ और जिनको हम लोग क्लास 11th में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लेना। एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। यानी कि अगर कोई, मान के चलो, कोई हमें एंगल निकालना है, प्लेन एंगल, प्लेन कोई है और उस पर हमें एंगल निकालना है, कितना एंगल है, तो उसको हम लोग कहते हैं समतल कोण। और मान के चलो कोई सॉलिड है, सॉलिड का मतलब जो कि 3D में है, 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। जैसे फुटबॉल ले लो, जैसे कि एक घन ले लो, ईंटा जो होता है ना, घन, घनाभ जैसा, तो उसमें अगर हमें कोण निकालना हो तो उसको हम लोग कहते हैं घन का कोण, घन कोण, ठीक है ना। तो ये दो चीजें जो होती हैं, ये भी एक यूनिट ही होती हैं और ये भी एक भौतिक राशियां ही होती हैं, लेकिन हम लोग इसको 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। क्लियर? अब यहां से हम लोग एक एक व्युत्पन्न राशियां उठाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? मैं इसको अभी आज नहीं पढ़ा रहा है, अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। मैं आज समझा देता हूं क्या क्या पढ़ना है अब हमें। तो हम लोग दूरी और विस्थापन पढ़ेंगे, इसमें इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या मतलब होता है, वो पढ़ेंगे। इसके ऊपर देखो, एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन, चार, कुल टोटल चार, हाँ, कुल टोटल 4 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है टोटल। फिर उसके बाद अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक टॉपिक चाल और वेग पे, स्पीड और वेलोसिटी। फिर जब ये चाल और वेग खत्म हो जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे त्वरण पे, यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद वो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी एस इक्वल टू भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और भी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। हालांकि उतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग बल में चले जाएंगे, बल, फोर्स जो होता है उस पर पढ़ेंगे, और ऐसे करके हम लोग हर भौतिक राशियां उठाएंगे और उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा और सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कराई जाएगी। बस आपको अपनी तरफ से खूब मेहनत करना है। आज कुछ याद करने वाली चीजें मैंने बता दी, तो आज आपको यही करना है कि ये सारी चीजों को याद करना है। सारी चीजें आपने नोट कर ली, जो जो भी चीजें हैं उन सबको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। और फिर अगली क्लास में इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे।
ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को अब मजा आने लगा होगा, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है ना। अब पढ़ना क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।